हेलो बच्चों। अ, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेल्योर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड और आइंस्टीन्स थियरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और उसके बेसिस पर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज को एक्सप्लेन किया था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टीन्स थियरी के कॉन्सेप्ट की वजह से, आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोगों को एक बात पता चली कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, उस फॉर्म में ट्रेवल करता है। और जब वो किसी मेटल पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वो फोटॉन के जैसा ही बिहेव करता है। अब अगर वो फोटॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, फोटॉन है, पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो एक पार्टिकल के पास एनर्जी होती है और उसके साथ साथ उसके पास होता है मोमेंटम। 1905 में जब आइंस्टीन ने इस थ्योरी को दिया तो उनका जो मेन बेसिस था इस थ्योरी को देने के पीछे वो था मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ये कहता था कि लाइट या कोई भी रेडिएशन एक क्वांटा के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उसी थ्योरी को आइंस्टीन ने लाइट के लिए भी एक्सटेंड किया था। इतना हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो आसानी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के सभी लॉज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक। और उन लॉज में जैसे बेसिक चीजें क्या थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और मतलब अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंटेंसिटी फ्रीक्वेंस, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ठीक, इन सभी चीजों को हम आसानी से आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1916 में आइंस्टीन ने अपने जो थियरी है उस थियरी को एक्सटेंड किया और उस थियरी के बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो फोटॉन पार्टिकल्स हैं, यानी जो लाइट के पार्टिकल्स हैं यानी फोटॉन हैं, उन फोटॉन्स के पास न सिर्फ एनर्जी होती है बल्कि उनके पास होता है मोमेंटम भी। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं कि 1916 में आइंस्टीन ने अपनी थियरी में बताया, उस थियरी का कंसेप्ट को एक्सटेंड किया और बताया कि फोटॉन्स हैव मोमेंटम आल्सो। फोटॉन्स के पास क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम माने संवेग। कि लाइट के पास जो फोटॉन के पार्टिकल्स हैं उनके पास सिर्फ एनर्जी ही नहीं होती है बल्कि उनके पास क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। अब इससे दो बातें साफ क्लियर हुई क्या, कि अगर मोमेंटम भी है और एनर्जी तो उसके पास है ही है, पहले से डिस्कस्ड है। तो एक क्वेश्चन था एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं एच न्यू या एच सी बाई लेमडा होता है। फिर आइंस्टीन ने बताया कि जो फोटॉन है, फोटॉन के पास मोमेंटम भी होता है, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होगा। ठीक, सिंपल सी बात है कि कितना होगा। पर कितना होगा ये बात तो ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चली कि जो फोटॉन है अगर उसके पास मोमेंटम है तो उसके पास मास और वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए। वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। पर व्हाट विल बी द मास ऑफ द फोटॉन। ठीक, अगर मोमेंटम है तो फोटॉन के पास क्या होना चाहिए, फोटॉन के पास होना चाहिए मास भी। और अगर फोटॉन के पास मास होना चाहिए तो जब हम फोटॉन हमारे सरफेस पे पड़ता है या हमारे हाथों पर पड़ता है, यानी जब कोई लाइट हमारे हाथों पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वो मास कहाँ चला जाता है,
सिंपल सी बात है, दो ऑप्शन है, या तो फोटॉन को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका मास भी एब्जॉर्ब हो गया, और अगर मास एब्जॉर्ब हो गया, समझ रहे हैं ना, अगर मास एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस बर्तन का या उस कंटेनर का या उस चीज का मास बढ़ना चाहिए जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए हमने एक प्लेट लिया और प्लेट को धूप में रख दिया, लाइट आई, फोटॉन्स आए, फोटॉन्स उस प्लेट पर पड़े और फोटॉन्स की पूरी एनर्जी को प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लेट से प्लेट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो प्लेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर फोटॉन के पास मोमेंटम है तो मोमेंटम है तो मास भी होगा, और अगर मास होगा तो वो जो मास फोटॉन का प्लेट पर आया है उसकी वजह से प्लेट का मास भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब कि जो फोटॉन है, फोटॉन के मास एक्चुअली नहीं होगा, और अगर फोटॉन का मास नहीं होगा तो मोमेंटम कैसे होगा, और अगर मोमेंटम नहीं है तो आइंस्टीन की ये थ्योरी गलत हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम समझते हैं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि फोटॉन्स है मोमेंटम, और अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम कितना है, और अगर मोमेंटम है तो मास कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फोटॉन के पास रेस्ट मास 0 होता है। उन्होंने बताया कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि जब फोटॉन रुक जाएगा तो फोटॉन का मास क्या होगा, 0। अब आप सोच के देखिए कि हम कह रहे हैं फोटॉन मैटर पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, उसके पास मोमेंटम होता है, लेकिन उसका रेस्ट मास कितना है, 0 है। रेस्ट मास का मतलब कि कोई चीज रुकी है तब उसका मास कितना है। जैसे मान लो मैं रुका हूं तो मान लिया मेरा मास है 65 केजी या 70 केजी, वैसे ही फोटॉन अगर रुका है तो उसका मास कितना होगा, तो फोटॉन का रेस्ट मास होगा 0। अब जब रेस्ट मास 0 है तो क्या होगा कि अगर फोटॉन मूव कर रहा हो तो मूविंग मास ऑफ फोटॉन, मूविंग मास ऑफ फोटॉन कितना होगा, ठीक, क्लियर है। अब आइए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले कि आइंस्टीन ने कहा कि लाइट फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, हर फोटॉन की एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो जब आइंस्टीन ने यह कहा कि लाइट के पास मोमेंटम भी होता है तो उस मोमेंटम का उन्होंने फॉर्मूला दिया। तो ध्यान रखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, पी से। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। और उस मोमेंटम की वैल्यू उन्होंने बताई कि मोमेंटम की वैल्यू होती है एच बाई लेमडा। मोमेंटम की वैल्यू होती है कितनी, एच बाई लेमडा, जहां एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बात 1916 की है, आइंस्टीन की थ्योरी से निकल के आती है। ये बात आइंस्टीन कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है? आप इसको कुछ चीजों के साथ और रिलेट कर सकते हैं, जैसे न्यू एंड लेमडा आर रिलेटेड टू ईच अदर विथ सी, सो ऑन द प्लेस ऑफ लेमडा वी कैन सी राइट एज सी बाई न्यू। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक। तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, और लेमडा की जगह रखें सी बाई न्यू, तो हो गया एच न्यू बाई सी। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो हम इसे लिख सकते हैं ई बाई सी, ई बाई सी। क्लियर है? इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हैं, किसके लिए, मोमेंटम के लिए।
ठीक। अब देखिए मास ऑफ फोटॉन का कोई इशू आया? नहीं आया। मास मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए एक ही फॉर्मूला थोड़ी है कि मास इंटू वेलोसिटी कर दिए। तो मोमेंटम यहाँ से भी डिफाइन हो सकता था एच बाई लेमडा से भी। क्लियर है? तो ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच बाई लेमडा या एच न्यू बाई सी या ई बाई सी, जहाँ ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन है। क्लियर? रेस्ट मास ऑफ फोटॉन तो जीरो हो गया। अभी क्वेश्चन है मूविंग मास ऑफ फोटॉन कितना होगा। ठीक। तो अगर हमको मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मास इंटू वेलोसिटी से। तो मोमेंटम निकाल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। तो मास कैसे निकाल सकते हैं? मोमेंटम बाई स्पीड, यानी पी बाई स्मॉल सी। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया? क्लियर है? अब देखिए रेस्ट मास, मूविंग मास जैसी बातें कब हो रही हैं? ये बातें होंगी कब? जब हम आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, जो अभी हमारे स्कोप से बाहर की चीज है प्रेजेंटली। बट मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी बॉडी का रेस्ट मास कितना हो, स्मॉल एम, कोई भी बॉडी से मान लो मैं हूं, मेरा रेस्ट मास है मान लीजिए m0, तो जब मैं मूव करूंगा ऑन मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, अगर हम किस वेलोसिटी से मूव करें? v वेलोसिटी से मूव करें। मैं खुद, मेरा रेस्ट मास कितना है? मान लीजिए m0, और मैं मूव कर रहा हूं विथ वेलोसिटी v। ठीक। तो क्या होगा? मेरा मास चेंज हो जाएगा। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कंटेक्स्ट में बात करें, मेरा मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और तब मेरा मूविंग मास हो जाएगा, यानी मास ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, उसको हम स्मॉल m लिख सकते हैं। और तब उसकी वैल्यू होगी रेस्ट मास, यानी m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m इक्वल्स टू m नॉट m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये जो फैक्टर है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये आता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। कहाँ से आता है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक। ऐसे लेंथ भी बॉडी की चेंज होती है, टाइम स्लो हो जाता है जब हम मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। ये सभी कॉन्टेक्स्ट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आप पढ़ेंगे, सीखेंगे हायर इंजीनियरिंग में, हायर मतलब हायर फिजिक्स में, बीएससी में, एमएससी में या इंजीनियरिंग के क्लासेस में। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन कितना होता है? जीरो। तो व्हाट विल बी द मूविंग मास ऑफ द फोटॉन? सर दिमाग में आएगा सर रख दीजिए जीरो हो जाएगा, नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? फोटॉन किस स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है? v स्पीड से, जबकि v की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट यानी c के बराबर होगी। तो v बाई v स्क्वायर यानी c स्क्वायर बाई c स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ फोटॉन खुद स्मॉल c के बराबर होगा। तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, और 0 का स्क्वायर रूट अगेन 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। तो कह सकते हैं मूविंग मास ऑफ फोटॉन इज इनफाइनाइट। मूविंग मास ऑफ फोटॉन इज इनफाइनाइट। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। बोर्ड पेपर आपसे पूछता है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन तो कितना है भाई? 0। सो P इक्वल्स टू h बाई लेमडा या h न्यू बाई c या e बाई c। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब जैसे ही आइंस्टीन की ये थियरी आई, ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के थियरी के आने के बाद क्या हुआ?
एक बात क्लियर हो गई, मतलब इस थियरी से क्या हुआ, एक बात क्लियर हो गई क्या, कि लाइट विच इज मेड अप ऑफ फोटॉन have both momentum as well as energy. So we can say the momentum photon transfers momentum and energy both. Momentum and energy both. यानी फोटॉन एनर्जी भी ट्रांसफर करता है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है। ये बात आइंस्टीन ने 1916 में कही। 1923 में आर्थर कॉम्पटन ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में कि जो फोटॉन पार्टिकल होते हैं, यानी एक्सरे जो कि फोटॉन पार्टिकल्स के से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही बनते हैं, वो एक्सरेज जो हैं वो मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर का मतलब समझिए। एनर्जी ट्रांसफर तो आप जान रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर का बेसिक मतलब हो गया कि हम फोटॉन के बेसिस पर किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं, किसी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं फोटॉन डाल के। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए इसको अगर समझना चाहें तो किसी बहुत बंद कमरे में, बहुत लंबे समय से बंद कमरे में, जैसे भुतहा कोई कमरा इमेजिन कर लिए, जैसे मूवी वगैरह में दिखाता हूँ, किसी लंबे समय से बंद कमरे में अगर सडनली लाइट कहीं से आए तो उस रूम में या उस कमरे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे। वैसे वो रैंडमली मूव करते हैं, हमेशा करते हैं, आपको पता होगा कि जिग जैग मोशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। पर जब हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उस कमरे में लाइट अलाउ करेंगे, तो उस लाइट की वजह से भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा और वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हवा में मूव करने लगेंगे। लाइट के बेसिस पर हम लेजर गन्स के थ्रू किसी चीज को क्या करते हैं, टारगेट करके उसको मारते हैं, पुश करते हैं, ढकेल सकते हैं। तो लाइट के पास भी मोमेंटम होता है और लाइट मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ये बात पहली बार 1923 में कॉम्पटन ने बताया और उन्हीं कॉम्पटन के बेसिस पर, उनके नाम पर बाद में इस इफेक्ट को क्या कहा गया, कॉम्पटन्स इफेक्ट कहा गया। तो आगे देखेंगे आप कॉम्पटन इफेक्ट, उसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, लाइट जो कि फोटॉन्स से मिलकर के बना होता है, वो मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है और एनर्जी भी ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये चीज उसका वेव नेचर है। एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ वेव आल्सो, बट मोमेंटम ट्रांसफर करता है। मोमेंटम हमेशा एसोसिएटेड है किसके साथ, पार्टिकल के साथ। यानी लाइट जो फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, फोटॉन से मिलकर के बना होता है, वो लाइट जो बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म है, उसके पास ड्यूअल बिहेवियर है। कौन कौन सी, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। यानी लाइट जो एनर्जी से बना हुआ है, लाइट किससे बना हुआ है, एनर्जी से, ऊर्जा से। एनर्जी पॉसेस पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। इससे ही तो साबित हुआ कि एनर्जी पॉसेस पार्टिकल नेचर। एनर्जी यानी वेव, वेव जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट वेव बोलते थे, हाइगेंस वेव थ्योरी में लाइट वेव बोले हैं। उस वेव के पास, उस एनर्जी के पास पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी है। क्लियर है। इसी चीज को बेस बना करके 1927 में एक साइंटिस्ट हुए फ्रांस के, जिन्हें फ्रेंच फिजिसिस्ट कह सकते हैं, फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रॉगली। क्या नाम है, लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, जिसे हम डी ब्रॉय भी कहते हैं। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन अराइज किया। क्या अराइज किया, ध्यान से समझिए। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, हाइपोथेसिस दिया। और हाइपोथेसिस कैसा दिया, बोल्ड हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस समझते ना, परिकल्पना है, पर परिकल्पना कैसी है, बोल्ड है, बहुत सॉलिड बात कही। क्या कही कि सिंपल, उन्होंने कहा कि देखो
जो लाइट है वो वेव है। क्यों वेव है? क्योंकि जब तक हम लाइट को वेव नहीं मानेंगे वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का इंटरफेरेंस होता है, इसकी वजह से लाइट को हम वेव मानते हैं। लाइट का पोलराइजेशन होता है, इसका मीन्स कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। इसका मतलब कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन के तीन फेनोमेनन्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ वेव। ठीक है, लाइट मस्ट बी अ वेव। पर जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखते हैं तो उसकी वजह से हमको कहना पड़ता है कि लाइट इज अ मैटर, यानी कि लाइट जो एनर्जी का एक फॉर्म है उसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों बिहेवियर अवेलेबल, यानी दोनों बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी वो वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है। अब कब कौन सा नेचर डिपेंड करता है, ये मतलब रिप्रेजेंट करेगा, ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। जैसे अगर लाइट किसी ऐसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन से ज़्यादा है तो वो बिहेव करेगा किसके जैसा, मैटर के जैसा। लेकिन अगर लाइट का जिस पार्टिकल से लाइट इंटरेक्ट करता है उस पार्टिकल की डायमेंशंस लाइट के डायमेंशन वेवलेंथ के डायमेंशंस के आसपास होंगी, उस केस में लाइट जो बिहेव करेगा वो बिहेव करेगा वेव नेचर। इसीलिए स्मॉल होल्स से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जबकि जब प्लेट पर लाइट पड़ता है तो वो फोटोन के फॉर्म में बिहेव करता है, नहीं कि पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। इससे श्योर हो गया कि लाइट मैटर भी है और वेव भी है, दोनों अलग अलग सर्कमस्टांसेस में लाइट दोनों फॉर्मेट्स में दोनों बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट विच इज फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज मैटर बिहेवियर आल्सो। दैट मीन्स लाइट हैव ड्यूअल बिहेवियर, द वेव बिहेवियर एज वेल एज द पार्टिकल बिहेवियर, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। इसी को बेस बनाते हुए लीस विक्टर डी ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली ने एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया और एक सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा कि जो नेचर है, यूनिवर्स है, नेचर है, दिस नेचर इज बेस्ड ऑन द सिमेट्रिसिटी। नेचर कैसा है? उन्होंने कहा कि भाई नेचर जो है वो सिमेट्रिक है। नेचर क्या है? सिमेट्रिक है, बैलेंस्ड है। और अगर नेचर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब कि बैलेंस्ड है, नेचर के पास हर चीज का बैलेंसिंग कंडीशन है। जैसे एग्जांपल के लिए समझे कि हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, अच्छा भी है, गुड भी है, बैड भी है, डे भी है, नाइट भी है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, मेल है, फीमेल्स है। सिमेट्रिसिटी है, हर चीज में सिमेट्रिसिटी है। नेचर क्या है? सिमेट्रिक है। इवन नेचर के बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, किस शेप के हैं? स्फेरिकल शेप के, जो कि एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है कि जो नेचर है वो सिमेट्रिक है। और अगर नेचर सिमेट्रिक है तो नेचर के जो द फंडामेंटल इंटाइटीज हैं, सो द फंडामेंटल इंटाइटीज ऑफ नेचर कौन कौन से? फंडामेंटल इंटाइटीज, इंटाइटीज माने हो सकते हैं कि अंग कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं। जो फंडामेंटल इंटाइटीज ऑफ नेचर हैं कौन कौन से? दैट इज एनर्जी एंड मैटर। दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर यानी द्रव्य, या तो एनर्जी यानी ऊर्जा। दो ही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं। या तो कोई चीज मैटर है, द्रव्य है, मैग्नेटिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर वो एनर्जी के फॉर्म में है। क्लियर है? सो द नेचर इज सिमेट्रिक एंड देयरफॉर द फंडामेंटल एंटिटीज ऑफ द नेचर दैट इज एनर्जी एंड मैटर बोथ शुड पोसेस सिमेट्रिक बिहेवियर आल्सो। दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। और अगर नेचर सिमेट्रिक है तो एनर्जी का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही बिहेवियर मैटर का भी होना चाहिए। यानी जो प्रॉपर्टीज एनर्जी की हैं नियर अबाउट वही प्रॉपर्टीज मैटर की भी होंगी, या
एनर्जी जो कुछ कर सकता है मैटर भी वो कर सकता है। अब इस पर्सपेक्टिव को ध्यान रखें तो हम ध्यान देंगे कि एनर्जी प्रोसेस पार्टिकल नेचर, इसका मतलब है कि मैटर यानी पार्टिकल शुड प्रोसेस एनर्जी लाइक नेचर। यानी अगर एनर्जी के पास पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है तो वेव के पास भी एनर्जी, मैटर के पास भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग किस चीज के बारे में, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ना, जो आज की क्लास का सबसे फंडामेंटल नीड था। ठीक, सॉरी, जो डेट है वो डेट गलत हो गई, 1924 की बात है। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव, मैटर वेव्स। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है या जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैटर वेव। अभी तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि एनर्जी के पास पार्टिकल और एनर्जी यानी वेव दोनों बिहेवियर है। इसका मतलब है कि मैटर के पास भी पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर होना चाहिए। ठीक, क्यों होना चाहिए? बिकॉज द नेचर इज सिमेट्रिक। जो प्रकृति है वो सममित है। सममित माने बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड है तो जैसा बिहेवियर एनर्जी का होता है वैसा ही बिहेवियर मैटर का भी होना चाहिए। इसके बेसिस पे डी ब्रॉगली ने एक लॉ दिया, या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट को हम मान सकते हैं कि डी ब्रॉगली का लॉ है। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैटर इन suitable conditions possess wave like behavior। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या कह रहे हैं? इन suitable conditions, in suitable conditions matter must possess wave like nature। ठीक, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल शुड possess wave like nature। शुड possess, मस्ट possess। possess माने होता है रखना। हम कह सकते हैं कि नॉर्मली तो नहीं दिख रहा, पर विशेष परिस्थितियों में सभी गतिमान कणों को, वस्तुओं को, कणों को तरंग की प्रकृति भी रखनी चाहिए। एवरी मूविंग पार्टिकल्स मस्ट possess wave like nature under suitable conditions। और हम वो suitable conditions में उसको फील भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक, और इन्हीं वेव्स को क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। द वेव्स एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल, द वेव्स एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल, विथ ए मूविंग पार्टिकल is called मैटर वेव। तो कह सकते हैं कि किसी गतिमान कण के साथ संबद्ध तरंग को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, कोई मूविंग पार्टिकल है, मूव कर रहा है, उसके साथ वेव भी होगा, उसके साथ वेव नेचर भी होगा, यानी उसके वेवलेंथ भी होगा। अब आप समझिए एग्जांपल के लिए कि बहुत फास्ट ट्रेवलिंग कार का अगर हम इमेज खींचें तो वो कुछ इस तरीके का आता है, ऐसे आता ना। इसका सबसे आसान एग्जांपल आपको देखना हो तो आप सबसे आसान एग्जांपल देख सकते हैं। आप अपने छत की पंखे, जो सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन के ब्लेड्स को, सीलिंग फैन का ब्लेड ऐसे होता है, 3 ब्लेड्स जनरली होती हैं। आप अगर नीचे से पंखा रुका हुआ है तो आप नीचे से जब ब्लेड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये ब्लेड दिखेगा, और ब्लेड के जस्ट ऊपर जो छत होगी वो छत का कुछ हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता। जब फैन रुका होता है तो तीनों ब्लेड्स की वजह से छत का कुछ हिस्सा हिडन होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? लेकिन अगर हम उसी फैन को
ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, फैन तेजी से रोटेट करने लगता है, उस केस में किसी भी टाइम पे आप छत के पूरे पार्ट को देख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? अब इसका मेन कारण एक्चुअली वेव नहीं है, इसका मेन कारण है परसिस्टेंस ऑफ विजन। पर आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है यानी जो ब्लेड है वो कहीं ना कहीं ऐसा मूव कर रहा है कि वो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एक्चुअली ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। वो लगातार मूव कर रहा है, इतना फास्ट मूव कर रहा है कि अब वो मैटर के जैसा ना बिहेव करके बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, और हम एनर्जी के आर पार आसानी से क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जैक्टली मैटर वेव नहीं है, बट ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं। होता क्या है, हमें क्यों नहीं दिखाई देती मैटर वेव्स? क्योंकि मैटर वेव्स को देखने के लिए सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या हैं, आइए आगे समझते हैं। तो देखिए, द वेव्स एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैटर wave, and the wavelength of these matter wave, the wavelength of these matter waves of the matter wave associated with a moving particle, associated with a moving particle is called, is known as de Broglie wavelength. de Broglie wavelength क्या कहलाता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे डिफाइन किया उन्होंने, तो मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है, उसका मास है m और वो चल रहा है किस स्पीड से, v वेलोसिटी से, तो वो एक्चुअली हमें दिख रहा है सीधा, पर उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है। और वो जो वेव है उस वेव का वेवलेंथ लेम्डा, वेवलेंथ लेम्डा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मास ऑफ द पार्टिकल के बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है लेम्डा इक्वल्स टू h बाई p, जहां p क्या है, जहां p है मोमेंटम, लेम्डा है वेवलेंथ और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो आज ही की क्लास में पीछे हमने आइंस्टीन थियरी ऑफ आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का 1916 का जो ऑब्जर्वेशन देखा था, थियरी देखी थी, उसमें था कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू h बाई लेम्डा। ठीक, उसी का ट्रांसफॉर्म्ड रूप है लेम्डा इक्वल टू h बाई p। तो the wavelength associated with a moving matter particle is called as de Broglie wavelength, and the de Broglie wavelength of a moving particle is given by lambda equals to h by p, where p is nothing but momentum। p क्या है, momentum of a particle, momentum यानी हिंदी में कह सकते हैं संवेग। ठीक, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लेम्डा इक्वल्स टू हो गया h बाई पी एंड दैट इज इक्वल्स टू h बाई एम बी। अब सवाल फिर से वही कि भाई जब फोटॉन पढ़ रहे थे तो फोटॉन में दो मास पढ़े थे, एक मूविंग मास और एक रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 होता है, पर हम लोगों का तो रेस्ट मास 0 नहीं होता है, इस पार्टिकल का रेस्ट मास तो 0 नहीं होगा। तो m कौन सा लेंगे, तो m कौन सा लेंगे, तो ध्यान रखिएगा m कौन सा लेंगे, m इज मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल। कौन सा मास है, मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल। और मूविंग मास कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, रेस्ट मास डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
स्मॉल सी यानी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं है, तो जनरली मूविंग मास और रेस्ट मास आपस में इक्वल होंगे। जैसे जिन स्पीड्स में हम लोग चलते हैं, हम लोग के व्हीकल्स चलते हैं, रॉकेट्स वगैरह चलते हैं, वो सब के सब स्पीड्स जो है मूविंग मास और रेस्ट मास आपस में लगभग बराबर होंगी। तो बेसिकली स्मॉल m को हम रेस्ट मास भी कह सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि बहुत छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उन सब के केस में आपको जब स्मॉल m की वैल्यू रखेंगे तो आप मूविंग मास रखेंगे, रेस्ट मास नहीं रखेंगे। क्लियर है? अदरवाइज नॉर्मली आप रेस्ट मास ही रखेंगे। जैसे मान लिया हमारा मास दिया तो वो रेस्ट मास ही रखाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली जिस स्पीड से ट्रेवल करते हैं उस स्पीड पर मूविंग मास और रेस्ट मास लगभग बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर के कंपैरिजन में हमारी वेलोसिटी का स्क्वायर नियरली 0 होगा। 1 माइनस 0 इज 1 और 1 का अंडर रूट 1, इसलिए m नियरली इक्वल होता है रेस्ट मास के हमारे केसेस में। सो ये पूरा आपका मैटर वेव के बारे में एक नोट्स है जो आप बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग के समय भी लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया? हो गया? क्लियर है? चलिए देखिए, इस चीज को डी ब्रॉगली ने कब कहा? 1924 में। ठीक, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो ये कंप्लीटली हाइपोथेसिस था बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नेचर। ये पूरी बात एक तरीके से परिकल्पना ही थी, और ये परिकल्पना इस आधार पर इस बात पर आधारित थी कि जो लाइट होता है, जो नेचर है, वो कैसा है? सिमेट्रिक है। नेचर कैसा है? सिमेट्रिक है। यानी अभी तक ये जो थियरी है वो पूरी तरीके से क्या थी? एक हाइपोथेसिस थी। लेकिन 1927 में, 3 साल बाद, डेविसन और जर्मर ने इसे क्या किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि मैटर पार्टिकल, एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि मैटर पार्टिकल के पास वेव लाइक बिहेवियर भी होता है। उन्होंने क्या किया कि मैटर प्रूव कर दिया कि मैटर पॉसेस वेव नेचर आल्सो, वेव नेचर आल्सो। अब सवाल है कि कैसे? ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया? ध्यान से देखिए, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सिंपली एक अरेंजमेंट किया और एक पतले छेद से इलेक्ट्रॉन की बीम को अलाउ किया आगे बढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या किया? अलाउ किया। इलेक्ट्रॉन की बीम को, इलेक्ट्रॉन याद है किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल को मूव किया, अलाउ किया कहाँ से? इस पतले से छोटे से छेद से अलाउ किया निकलने के लिए। अब आगे जब गया तो सिंपल सोचना क्या था? जब हम किसी बॉल को ऐसे छेद से फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल उस छेद से अंदर चला जाता है और जाके एक जगह हिट करता है। तो यहां लगाया स्क्रीन, और जब ऑब्जर्व किए तो पाया क्या? जो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं गए सीधे, यहाँ तो गए ही गए, साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी पहुंचे, ऐसे ऐसे सब तरफ। यानी अगर हम इसको एक्चुअल स्क्रीन जो दिखाएं तो उन लोगों ने ऐसे स्क्रीन पाया। आप ये जो इमेज है, इस इमेज को डेविसन जर्मर के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी कुछ अच्छी किताबों में आराम से, इस तरीके के ग्राफ पाए। ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू दिस सरफेस, यानी सेंट्रल पॉइंट। डिफ्रैक्शन पैटर्न याद करिए तो डिफ्रैक्शन में क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा था। फिर कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम पहुंची, यानी लगभग नियरली नहीं पहुंची, तो एक तरीके से डार्क फ्रिंज कह सकते हो। फिर ब्राइट फ्रिंज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा आई,
उसके बाद फिर डार्क फ्यूज, ऐसे बहुत सारा पैटर्न मिला, ऐसे पूरा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो सिर्फ एक जगह पहुंचनी चाहिए थी वो एक्चुअली फैल रही है, और इस फैलने को क्या कहते हैं, इस फैलने को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी डिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फैलने को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो उन लोगों ने डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बल पर ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यानी जो डिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का जो विवर्तन होता है, वो सिर्फ तरंगों का चारित्रिक गुण है, विशेष गुण है, किसका, तरंग का। यानी अगर किसी चीज का डिफ्रैक्शन विवर्तन होता है तो पक्का है कि वो तरंग यानी वेव होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव जैसा बिहेव की, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं, इससे साबित होता है कि पार्टिकल्स के पास वेव लाइक बिहेवियर भी होता है। क्लियर है। पर ये चीज ऑब्जर्व किया 1927 में डेविसन और जर्मन ने। क्लियर है, बात समझ में आई। जो एक्चुअल अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है तो आपको वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ दिखाई देंगे, जैसे अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाएंगे किसी जगह पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे। इस पोर्शन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर कुछ पोर्शन में नहीं रहेंगे, फिर कुछ पोर्शन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस तरीके से। ठीक है। फिर कुछ पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं रहेंगे या बहुत कम रहेंगे, माइन्यूट नंबर में। फिर कुछ पोर्शन में रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने किया हुआ है, ये अपने आप सेटल होते हैं, यानी किसी जगह पे, और ऐसे फिर यहाँ। ठीक है, बात समझ में आई। आपको याद होगा केमिस्ट्री में आपने 11th में एक पॉइंट पढ़ा होगा, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, साई, श्रोडिंगर्स वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन। जो वेव इक्वेशन हमको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, उसी को तो बोलते हैं वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बीच में कम है, फिर ज्यादा, फिर कम है। इन जगहों को क्या बोलते हैं, इन जगहों को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। याद है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड तैयार हो रहा है, वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोई सिर्फ मैटर ही जैसा नहीं है, बल्कि वो वेव के जैसा भी बिहेव करता है। क्योंकि वेव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहां से प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफ्रैक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होता है तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वेव होंगे। क्लियर है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर इसकी जरूरत आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंस कैसे है कि सवाल पूछ सकता है कि विच फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स पॉसेस वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया था, डेविसन और जर्मन ने। अब इसके बाद बहुत समय बाद 1994 में आयोडीन, पता ना, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स I2 मॉलिक्यूल्स का डिफ्रैक्शन कराया गया। I2 मॉलिक्यूल जो बहुत भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर, उनका भी डिफ्रैक्शन हुआ 1994 में। क्लियर। फिर 1999 के आसपास बकमिनिस्टर फुलर कार्बन C60, याद है, फुलरीन, थर्ड एलोट्रोप
थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन C60 और C70 फुलरीन। फुलरीन का भी डिफ्रैक्शन कराया गया बाद में, ठीक है। इससे साबित होता है कि मैटर पार्टिकल्स का भी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, और अगर मैटर पार्टिकल्स का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब है कि मैटर पार्टिकल्स आल्सो बिहेव लाइक अ वेव, यानी दे आल्सो हैव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं कि एक्चुअल में मैटर वेव अगर होता है तो उसका वेवलेंथ और किन किन चीजों पर रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल पर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। ठीक, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाई मोमेंटम होता है, जहां एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होगा। ठीक है, पी क्या है? पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है। मोमेंटम को संवेग कहते हैं हिंदी में, संवेग हो गया है ना। तो एक फॉर्मूला हो गया लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी। पर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच बाई एम बी, तो लेमडा का फॉर्मूला हो गया एच बाई एम बी आल्सो। तो एक फॉर्मूला हो गया लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, यानी लेमडा जो है मास पर भी डिपेंड करता है, लेमडा जो है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब जनरली होता क्या है कि हम लोग का मास इतना ज्यादा है, हम लोग का मास ज्यादा है, तो लेमडा की वैल्यू 10 टू द पावर, एच की वैल्यू 10 टू द पावर -34 है ऊपर, तो 10 टू द पावर 34 होने की वजह से मान लो थोड़ा बहुत कटेगा अभी, तो 10 पावर -30 -26 -28 के आसपास पहुंचेगा। उस केस में ये वेवलेंथ इतना पतला है, इतना छोटा है कि हम लोगों को वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम मैटर पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होता है उसको जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इवन हमारे पास जो बेस्ट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनसे भी हम नॉर्मल मैटर वेव्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका मास और उनकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मोमेंटम, ये ओवर एज कंपेयर टू द स्मॉल एच की ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि इफ के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, के क्या हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के इक्वल्स टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है? हम इस काइनेटिक एनर्जी में ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया ऊपर हो गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे हो गया 2m। m इंटू वी को लिखते हैं मोमेंटम p, तो इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब है कि p की जगह हम रख सकते हैं अंडर रूट 2m के। कैसे? 2m को इधर शिफ्ट किए तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2m के, तो p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो जो फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच बाई पी था, वही फॉर्मूला हमारा हो गया लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, गतिज ऊर्जा। क्लियर है? सो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय h बाई अंडर रूट 2m के। तो एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक्चुअली एक ही फार्मूला है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे पाते हैं? काइनेटिक एनर्जी पाते हैं किसी चीज पर वर्क डन करके। भाई मान लिया हमने किसी चीज को फेंक दिया, तो जब फेंकेंगे तो उसके ऊपर वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। किसी चीज को ऊपर से गिरा दिए तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी पाएंगे। तो जनरली वेव थियरी में आपको काइनेटिक एनर्जी दी रहेगी क्वेश्चंस में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। पर अगर पार्टिकल चार्ज्ड हो, क्या हो? इफ पार्टिकल इज चार्ज्ड, पार्टिकल इज चार्ज्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो,
या कोई आयन हो, इस केस में अगर पार्टिकल क्या हो, चार्ज्ड हो, अगर पार्टिकल कैसा हो, चार्ज्ड हो, ठीक। तो मान लो इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q is accelerated through a potential difference of through a electric potential difference of v फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से रेस्ट से, यानी विरामावस्था से अगर हम q चार्ज के पार्टिकल को v विभवांतर से त्वरित करें तो क्या होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v। अब सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये निगेटिव पोटेंशियल है, यानी ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है। अब सपोज करिए कि आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लो यहाँ रखा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भागता है, और निगेटिव चार्ज क्या करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भागता है। तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज रखे तो हायर से लोअर की तरफ भागेगा, निगेटिव चार्ज रखे तो लोअर से हायर की तरफ भागेगा। इस केस में जब वो मूव करेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर है कि नहीं है, वर्क डन होगा। तो वर्क डन ऑन चार्ज कितना हुआ, वर्क डन ऑन पार्टिकल कितना हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे किस चीज से, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसलिए W का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप पीछे भी देख के आए हैं काइनेटिक एनर्जी के केस में K इक्वल्स टू क्या था, Q इंटू वी। तो वर्क डन की वैल्यू हो गई QV, वर्क डन की वैल्यू हो गई QV। और हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि हम रेस्ट से एक्सीलरेट किए थे। तो W इक्वल टू हो गया सीधे सीधे K फाइनल, या इसी को K कह सकते हैं। W इक्वल टू हो गया K फाइनल है, इसी को क्या कह सकते हैं, K कह सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी खुद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पार्टिकल को एक्सीलरेट किए और उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई K, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, K की जगह हम रख देंगे W को। तो K इक्वल टू कितना हो गया, W, और W की वैल्यू कितनी है, Q इंटू वी। तो K इक्वल टू हो गया QV। तो अगर पार्टिकल चार्ज्ड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी QV, कब, जब उसे हम V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करेंगे। सो K की जगह रख सकते हैं QV। तो लेमडा इक्वल टू आया H बाई अंडर रूट 2m QV, 2m QV। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, किसी चीज के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, किसी चीज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसको फेंकने पर या गिराने पर या चार्ज करने पर, चार्ज से मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने पर। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का कोई कॉज होना चाहिए। जैसे गैस पार्टिकल्स की एनर्जी क्यों होती है, तो गैस पार्टिकल्स की एनर्जी होती है किस वजह से, गैसियस पार्टिकल्स की एनर्जी होती है उसकी थर्मल प्रॉपर्टी यानी टेम्परेचर की वजह से। तो हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर गैसेस,
काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBT, 3/2 kBT। kBT क्या है? kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है आइडियल गैस इक्वेशन R बाई एवोगैड्रो नंबर n0। सो अगर हम चाहें तो हम काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस के केस में क्या हो जाएगा? गैस के केस में लेमडा इक्वल टू हो जाएगा h बाई अंडर रूट 2m के जगह 3/2 kBT, तो 2 कैंसिल हो गया, 3m kBT, 3m kB और T, जहां kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लेमडा का एक फॉर्मूला हो गया आपके पास ये वाला भी। ये लेमडा के कुछ पॉसिबल फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछता है। सो लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी, लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम बी, लेमडा इक्वल्स टू h बाई अंडर रूट 2m के, लेमडा इक्वल्स टू h बाई अंडर रूट 3m kBT। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लर्न करिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में यानी हमारी अगली क्लास में हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली की थियरी यानी लेमडा के फॉर्मूले, आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब कह सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के पेपर में आए हुए हैं, उनका एक छोटा सा कलेक्शन लेके अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि हम बेस्ट कंटेंट आपको दे सकें। थैंक यू।